Dear students of first year biology, now we are going to start our lecture 21 and the topic from chapter 2 is carbohydrates. First, biological organic molecule. First biological molecule which is organic. First of all, we want to know what is the role of carbohydrates in living organisms. What is the importance, significance and function? तो बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर मोस्टली abundant biological molecules present in living organisms. Carbohydrates occur abundantly in living organisms and they are found in all organisms. बैक्टीरिया से लेके प्लांट्स, एनिमल्स सब में ये पाए जाते हैं और उसके अलावा उनके तमाम ऑर्गन्स में, उनके तमाम टिश्यूज में, उनके तमाम सेल्स में, उनके हर ऑर्गनरी में, ऑल पार्ट ऑफ द सेल, हर एक में ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो अभी दूसरा पॉइंट शुरू होता है सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है वो एग्जांपल्स ऑफ कॉमनली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो सेलुलोज ऑफ वुड, लकड़ी के अंदर जो सेलुलोज, कॉटन में जो सेलुलोज पाई जाती है, पेपर में जो सेलुलोज पाई जाती है, ये दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। वो सेलुलोज असल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से जो है स्टार्चेस प्रेजेंट इन सीरियल्स। स्टार्च सीरियल्स किन्हें कहते हैं? जो व्हीट है, व्हीट ग्रेन सीरियल्स हैं, राइस जो है राइस के ग्रेन सीरियल्स हैं, मेज, इस तरह से ओट वगैरह। तो जई, ज्वार, बाजरा ये सब ग्रेन्स में आते हैं। जो ग्रेन में होते हैं उन्हें सीरियल्स कहते हैं। उनके अंदर जो स्टार्च पाया है, रूट ट्यूबर्स, आलू के पत्तों में नहीं, आलू की जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होता है उसको ट्यूबर बोलते हैं। केन शुगर, चीनी को हम कहते हैं जो शुगर केन में पाई जाती है। तो मिल्क शुगर जो लैक्टोज है, दूध में पाई जाती है। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमारे कॉमनली यूज्ड में हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेटा जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल दोनों रोल प्ले करते हैं। नॉट ओनली दे आर पार्ट ऑफ द केमिकल, दे पार्ट ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट आल्सो दे प्ले फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शन, मतलब फिजियोलॉजिकल मीन्स फंक्शनल रोल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मसलन सेलुलोज सेल वॉल बनाती है और ग्लूकोज जो है वो एटीपीज प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह के हम इसके पढ़ेंगे। मसलन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लिसरॉल वगैरह है, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स। सम कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सेलुलोज है और डेक्स्ट्रिन है, काइटिन है, ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल्स इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बेटा जी जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के इन फंक्शंस को पढ़ के हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी शुड नो their basic chemistry so that we can easily understand their biochemical properties and their physiological functions in living organisms. This is biochemistry. When you are studying chemicals and their processes in living organisms, it is called biochemistry. Now we start introduction to the chemistry of carbohydrates. Introduction to the chemistry of carbohydrates. तो सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरल मीनिंग्स मीन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन्स। क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन्स। इस लफ्ज का मतलब क्या बनता है बेटा जी? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स होंगे या उनके इर्द गिर्द जो है वाटर के मॉलिक्यूल के बराबर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पाए जाएंगे। अब हम सबको पता होना चाहिए कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने होते हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में पाए जाते हैं।
वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 रेशियो। अगर कार्बन के इर्द गिर्द भी कुछ इसी तरह से देख लें, एक कार्बन के लिए अगर आप इस तरह से लिखें, सिर्फ इतनी चीज का एक जनरल सा फार्मूला लिखें, तो एक कार्बन के अंदर इर्द गिर्द जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रपोर्शन, उनकी रेशियो वही है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल में होती है। तो इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को लिटरली क्या कह देते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन्स मींस इन विच कार्बन्स आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। हालांकि वो वाटर मॉलिक्यूल ही वाटर स्प्लिट होके हुआ है, वो आप देख भी सकते हैं कि इस तरह डायरेक्ट नहीं है, इर्द गिर्द उसके पाया जा रहा है। चलिए खैर, तो बड़ा ही जनरल फार्मूला से पहले कंपोजिशन कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में वही रेशियो है जो कि वाटर के अंदर पाई जाती है, यानी H2O1। तो जनरल फार्मूला CxH2O y इस तरह से लिखा जाता है। अब ये x और y बराबर भी हो सकते हैं, और ये x और y जो हैं ये बराबर नहीं भी हो सकते। मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे मिसाल के तौर पर जो है देखें, ये x एंड y पहले तो नंबर 1 पे होल नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू 0 नहीं होगी। कम से कम इन जो है वो कार्बन की तादाद कम से कम जो है वो 3 है, और फिर थाउजेंड्स में जा सकती है, 3 to many नंबर ऑफ कार्बन, यानी ये होल नंबर्स 3 से लेके मैनी तक हो सकते हैं। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल को देखें, C6H12O6। इसमें आप देख सकते हैं कि x और y की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, बराबर हो गई है। अब सबको पता है कि ये कौन है, ये ग्लूकोज है। ये कौन है, ग्लूकोज। आपको सुक्रोज का फार्मूला भी याद होगा, C12H22O11, जिसमें आप देख सकते हैं कि अब x और y की वैल्यू बराबर नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये x और y जो है वो क्या है, होल नंबर्स ही हैं। तो बेटा जी आप चलते हैं किसकी तरफ, केमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही मैंने एक पॉइंट बना दिया है, केमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा ये कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल डेफिनेशन के 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं, 2। एक हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के माइक्रोमॉलिक्यूल्स के ऊपर है, और दूसरा हिस्सा जो है वो किसके ऊपर है, कार्बोहाइड्रेट्स के मैक्रोमॉलिक्यूल्स के ऊपर है। इन दोनों हिस्सों को इकट्ठा डिफाइन किया गया है। तो जरा देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, आपको याद होगा मैंने एल्डिहाइड्स आपको समझाया था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप पाया जाए उन्हें हमने क्या कहना है, एल्डिहाइड्स। और पॉलीहाइड्रोक्सी जिनमें हाइड्रोक्सल की तादाद 1 से ज्यादा हो। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और ये इतनी जो डेफिनेशन है जिसको ये मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूं, ये किसकी है, ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की है, जिन्हें हम मोनोसैकेराइड्स कहेंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इसके ऊपर बात होगी। तो उसके बाद आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, डेफिनेशन जारी है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो पानी की मदद से टूटकर पैदा करते हैं यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन सब यूनिट्स, यानी माइक्रोमॉलिक्यूल्स। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स के मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो भी टूटकर क्या पैदा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के माइक्रोमॉलिक्यूल्स ही पैदा करते हैं। अब बेटा जी हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस यानी माइक्रोमॉलिक्यूल्स। स्मॉलर वंस के आगे शायद आपको वाज़ेह तौर पर नजर ना आए क्या लिखा हुआ है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स। द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल। इसमें खुद पानी का मॉलिक्यूल भी टूटता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। ये याद रखें, ये ना समझे कि हाइड्रोलाइसिस सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ही अप्लाई होनी है, नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के ऊपर भी, प्रोटीन्स के ऊपर भी, न्यूक्लिक एसिड सब के ऊपर अप्लाई हो सकती है। तो अब बेटा जी ये हो गई इसकी केमिकल डेफिनेशन। अच्छे तरीके से याद करें, बहुत
अहम तरीन है। तो अब जरा बोलिए जो है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कीटोन्स वाला भी समझाया हुआ है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर जो है वो कार्बन और कार्बन के दोनों तरफ, अगर आपको याद आ जाए तो मैंने आपको जो है वो लेक्चर 20 के अंदर जो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की एग्जांपल दी थी कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड शुगर है और जबकि दूसरी तरफ जो वो कीटोज क्या है, एक फ्रुक्टोज क्या है, एक कीटो शुगर है। तो वजह यह है कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। अच्छा जी, तो अब जरा बरक इनकी केमिकल बेस ये है कि बुनियादी तौर पर अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो मैं कहूंगा कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक हो गया ना। बुनियादी तौर पर वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स बेटा जी ग्रीन प्लांट्स हैं। कौन है? ग्रीन प्लांट्स। द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस की, जो कि प्लांट्स एंड एल्गी में होती है। ठीक हो गया ना जी। उसके अलावा जो है वो आप कहते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो दूसरे अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स वगैरह, ये और भी चीज़ें केमिकल्स पाए जाते हैं, वो सारे इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के से सिंथेसाइज होते हैं बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। तो all the other compound like fatty acid, amino acid, ATPs are produced from carbohydrates by different metabolic reactions। तो अब बेटा जी आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर का वो क्या है जी? कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स। कॉन्जुगेटेड, लास्ट पैराग्राफ के अंदर इसी पेज 20 पे, कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल combined with proteins and lipids and the resultant compounds are called glycoproteins and glycolipids। हमने किताब से पढ़ा है, ये आपने इस डेफिनेशन को तोड़ना है। कैसे? ग्लाइकोलिपिड्स की आप डेफिनेशन क्या करेंगे? क्या जी? कि कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल कंबाइन विद लिपिड्स एंड प्रोड्यूस ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है जुड़े होना। जब दो डिफरेंट वैरायटीज के केमिकल कंपाउंड्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट कंपाउंड्स को कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स के नाम से पुकारा जाता है। अब बेटा जी ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स की डेफिनेशन के बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स, when the carbohydrates in cell combine with proteins, the resultant molecules, resultant compounds are called glycoproteins। तो अभी इनके फंक्शंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड लिपिड ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। कैसे? दे फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल सिक्रीशंस जिन्हें हम कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स असल में क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है। तो सेल्स के दरमियान में जो खाली जगह होती है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कह देते हैं। उसमें एक जो फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड में सबसे ज़्यादा मकदार में कौन पाए जाते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसी तरह से जो है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे आप पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, वो भी किसकी है? कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट की एक एग्जांपल है। तो बोथ दीज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स यानी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो लिपिड बाई लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो बेटा जी इंशाल्लाह ताला अगला जो है वो टॉपिक हमारा होगा लेक्चर 22 के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कोई भी सवाल हो जरूर पूछें, अल्लाह ताला जरूर पूछें। अल्लाह ताला हम सब का मददगार हो। शुक्रिया। थैंक यू।